फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैं बेड बनाता हूँ। रेज्ड बेड 4 से 6 इंच के बीच में होती है। प्लांट से प्लांट की स्पेसिंग मैं 5.25 रखता हूँ। मैं कोई वीडीसाइड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और ये पौध जो आप देख रहे हैं, इसमें किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अपना भ्रम दूर कर दीजिए किसान भाई कि मुझे कोई अमुक दवा डालने से ये मोटा हो जाएगा। कतई नहीं होगा, आपके जेब के पैसे जाएंगे केवल। किसान भाई वजन बढ़ाने के चक्कर में केले को ज़रूरत से ज़्यादा मोटा कर लेते हैं, तो एक तरह से वो आपको कम पैसे देता है। साथियों नमस्कार, न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। आपके आदेश पे, आपके निर्देश पे और आप सब दर्शकों की मांग कह सकते हैं, उस पर मैं दोबारा आ गया हूँ जय सिंह जी के खेत में, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में रहते हैं। धुरंधर किसान, एक वैज्ञानिक, एक कृषि वैज्ञानिक जिनको आप कह सकते हैं। आपने कुछ मिलियन लोगों ने देखा, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने फेसबुक पे और कुछ लाख लोगों ने देखा हमारे वीडियो को यूट्यूब पे, आप सर के वीडियो को, और आपने बहुत सारे कमेंट किए। उन सब में ज़्यादातर लोगों ने ये कहा था कि सर के खेत में दोबारा जाइए। अभी यहाँ पे केले की रुपाई का कुछ समय हुआ है, तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। केला कट भी रहा है, केला लगाया भी जा रहा है, केले में बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो भी रही हैं। सर बहुत स्वागत है, आपने दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे उन किसान भाइयों का जिनको की जो जानकारी मुझे मालूम थी मेरे द्वारा साझा की गई है और उनको पसंद आई, इसके लिए मैं तहे दिल से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर हम यहाँ शुरू करते हैं। अभी जिस खेत में मैं खड़ा हूँ, ये जो केला है, जो पौधा आपने लगाया है, ये कितने दिनों का है, और फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये खेत मैंने 26 जुलाई को प्लांटिंग किया है। 21 जुलाई को पौध जयंत नर्सरी से आई थी। पौध को नर्सरी में शेड नेट के नीचे उतार कर उसकी प्रॉपर देख रेख करके, जिसमें धुलाई है, एक फंजीसाइड का स्प्रे है, ताकि रास्ते में आने से यदि कोई फंगस का प्रभाव गलती से आ गया है तो उसको हम रोक कर सकें, और बीच में 2-3 दिन उस पौध को सुस्ताने का मौका लग जाए, ताकि जो जड़ों का विकास हिला पड़ा हुआ है, रास्ते की वजह से थकान है, वो कम हो। और फिर मैंने 26 तारीख को ये इस फील्ड में फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में मैं बेड बनाता हूँ। और बेड बना कर के, रेज्ड बेड 4 से 6 इंच के बीच में होती है। 7 फुट बेड से बेड का दूरी रहती है, जो कि नॉर्मली पूर्व पश्चिम दिशा में होती है, क्योंकि मोस्टली यही दो हवाएं यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं, तो उस डायरेक्शन में मुझे उसको ज़्यादा जगह देनी होती है। और फिर प्लांट से प्लांट की स्पेसिंग मैं 5.25 रखता हूँ। ऐसा करने से मेरी जुताई भी हो जाती है। बाद में जो दवा की मशीन चलती है, जिससे कि बीटल को, ये जिस अंचल में हम हैं यहाँ पे बनाना बीटल का बहुत प्रकोप है, या बाद में जो फंगस बीमारियाँ भी आती हैं उनको भी रोकथाम करने में स्प्रेइंग में बहुत मदद मिलती है। और इस विधि में आप देख रहे हैं जैसा कि सारा प्लांटेशन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत साफ़ है, कोई वीड नहीं है, कोई घास नहीं है, खरपतवार नहीं है। मैं एक बहुत ट्रेडिशनल किसान हूँ, मैं कोई वीडीसाइड का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और ये पौध जो आप देख रहे हैं, इसमें कोई भी आज तक के इसमें किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। और इसमें केवल 2 चीज़ें हैं। समय समय पर जुताई गहरी करी गई, मट्टी को जलाया गया तेज़ धूप में, ताकि जो बरसात के साथ नाइट्रोजन मिला हुआ पानी है वो पूरी तरह से खेत में उतर सके। मैंने मई के महीने में एक बारिश ऐसी आ गई थी जबकि नमी में नमी हो गई, और मैंने उस पर ढैंचा की बुआई भी कर ली प्रभु की कृपा से। और वो ढैंचा 5 फुट से 5.5 फुट हाइट का भी आ गया था 5 जुलाई को। उसको जोत के खेत में मिला के और फिर ये बेड निकाली गई है। सो एक तरह से आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर भी मैंने इसमें डाला है। अब नेक्स्ट स्टेज में गोबर मेरे पास इकट्ठा किया हुआ खाद रखा है, जो कि 2-1 दिन के अंदर में जैसे ही मौका लगता है ये साफ़ हो जाने के बाद खेत में मैं ला कर के हर पौध पे दूंगा। साथियों सर बात पूरी कर मैं आपको बता दूं, एक सवाल आया था कि
मिट्टी जलाने का क्या मतलब है, तो मिट्टी जलाने का मतलब यहाँ था कि जो सोल सोराइसन से मतलब था, ना कि जला देने। कई लोगों ने सवाल पूछा था पिछले वाले वीडियो से कि उसका क्या मतलब है, तो मिट्टी ये को मिट्टी जलाने का अर्थ ये है और गहरी जुताई का अर्थ ये है कि जब हम मिट्टी को नॉर्मल अपने हलों से जोतते हैं तो 4 से 5 इंच की गहराई के बाद कोई हल चलता नहीं है, और जो लवण या सॉल्ट्स इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन के या कैसे भी हैं वो हमारे परत दर परत सालों से एक प्रेसिपिटेट होते हैं, नीचे जाते हैं, बैठते जाते हैं, और बैठने जाने पर यदि आप ज़मीन को चाकू से काटेंगे तो आपको एक पोस्टकार्ड की लेयर की तरह से एक फिल्म मिलेगी, जिसके बाद में वो आपके तत्व जो लवण हैं वो रोक कर देते हैं आपकी जड़ों के विकास को। ऐसे खेतों में केचुआ भी कम होता है। तो जब आप गहरे हल से जुताई करते हैं, जैसे चिसल प्लाऊ है या जो हमारा सब सॉइलर हल है जो 10 से 12 इंच आराम से चलता है, और गर्मी में करते हैं, मई अप्रैल के महीने में करते हैं, तो जो धूप तेज़ पड़ती है उससे न ही केवल आपकी धूप से मिट्टी जलती है, परंतु जो उसमें अवांछित तरह के हमारे कीड़े मकोड़ों के अंडकोश है या उनकी नेक्स्ट प्रोजनी है उसको भी आप किसी हद तक के साफ़ा कर देते हैं, और ये लेयर जो बनी हुई है फिल्म की वो टूट जाती है। जब ऐसा होता है तो हमारी ज़मीन में बरसात का पानी पूरी तरह से नीचे उतरता है। केचुआ ऐसे खेतों में अपना फिर से घर बनाता है और ज़मीन को वो नीचे से ऊपर तक के छान पाता है, अन्यथा उस पोस्टकार्ड की लेयर की वजह से वो नहीं छानता है। तो हमने कहा साथियों कि इस समय आने का थोड़ा धूप हो गई है सर को ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ कि हम इस खेत में इसलिए आए क्योंकि सिर्फ 22 दिन हुए हैं। जिस दिन सर पौधा आया था उस दिन भी हमको बताया था, और 22 दिन हुए हैं। और आप यहाँ पे अगर आप कैमरा को मैं घुमा के दिखा देता हूँ ताकि ये लगे मैं एक ही साइड में हूँ, अगर आप पूरे खेत को देखोगे, जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक ही जगह पे नहीं कि जहाँ पे सबसे अच्छे पौधे हैं हम वहाँ खड़े, कहीं पे भी देखोगे आपको कोई भी जो पौधा है वो आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जा रहा है। यानी कि 95% पौधे जो हैं हमें एक साइज के नज़र आ रहे हैं, और ये हुए हैं 22 दिन। और हम नाप के देख लेते हैं पौधे को। अभी सर कितना इंच हो गया ये? ये 5 इंच होगा करीब। आप नेक हाइट लीजिए, 5 से 6 इंच। हाँ, 6 इंच, 6 से 7 इंच के आसपास है ये लगभग ये सारा प्लांटेशन ही आपका 5 से 6 इंच के बीच में आएगा। ये इसलिए यहाँ पे स्केल है क्योंकि यहाँ पे जो लेबर है वो भी इन्हीं तरह से उसको नाप दो के काम करते हैं, और इनमें से कोई भी शायद ऐसा पौधा आपको नज़र आए जो आपको सब स्टैंडर्ड नज़र आए, क्योंकि बहुत बारीकी से, बहुत ही क्या कहते हैं, कुशलता के साथ ये काम किया जाता है। इसमें मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जब कंपनी से नर्सरी आती है तो ये मत मानिए कि नर्सरी जो आपको उन्होंने भेजी है वो आपके लिए उन्होंने बना के भेजी है। उन्होंने तो भर दी, वहाँ भी काम करने वाले तमाम हाथ हैं जो उसको केवल भर के और ये सोचते हैं अब पैसे मिल चुके हैं, आपको बस मैंने गिनती पूरी करनी है। आपके यहाँ जब नर्सरी आए तो आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए, और मैं ये देखता हूँ, अक्सर ये देखता हूँ, चाहे वो जैन इरिगेशन की नर्सरी आती है जो कि बेस्ट हैं इस बिज़नेस में, उनकी भी 8 की ट्रे में जो 8 पौधे होते हैं उसमें 2 पौधे अमूमन छोटे होते हैं, 6 लगभग एक तरह के होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उन 2 छोटे पौधों को अलग कर देता हूँ, उसकी जगह 2 अच्छे पौधे लगा के वो ट्रे सही कर लेता हूँ। इस तरह से करने से मान लीजिए मैंने 8 में से 2 अलग कर दिए, तो मोटा हिसाब ये है कि एक चौथाई पौधा 20% से 25% छोटा पौधा आपने अलग कर लिया। ऐसे जो ग्रेडेड पौधे हैं उनमें कोई ख़राबी नहीं होती है, केवल इनको आप ऐसी जगह पे लगाइए, या तो वो खेत थोड़ा सा, आप जानते हो हर खेत की एक अपनी कुवत होती है कि ज़्यादा अच्छा चलता है, या तो उस एरिया में ले जाइए, या इनको ऐसे जगह में इकट्ठे करके लगा लीजिए जिसमें आप उनकी देख रेख अलग से करके एक एडिशनल डोज गोबर की, फर्टिलाइजेशन की, सेवा की करके उनको आप बढ़ा लीजिए, तो आपका जो बगीचा होगा वो कुल मिलाकर के एक रूप हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे भी सर ने ऐसा किया है कि उधर का जो हिस्सा है वो थोड़ा दूसरे टाइप का, यहाँ पे छोटे पौधे तो इन्होंने पहले गेट कर ताकि उन पे एक नज़र रखी जाए। और अभी आप देखो कि खेत में थोड़ा गोबर की खाद है या फिर जो पावरफुल मतलब मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि वो अपने आप लेवल में नज़र आ रहे हैं। या सर ने कहा था कि इसमें 1 ग्राम भी कोई भी रासायनिक खाद नहीं डाली गई है। वो क्यों नहीं डाली गई, उसका क्या रूप है, वो मैं आपको थोड़ा दूसरे खेत में जाके बताता हूँ, समझाता भी हूँ, पिछले वीडियो में भी था और यहाँ पे भी आपको बताएंगे। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ सर के दूसरे खेत में जिसमें अभी जो खरपतवार है वो नियंत्रण के लिए काम चल रहा है। सर चलते हैं।
तो ये है खेत नंबर 2 जहाँ पे 25 जुलाई को रोपाई हुई थी। अब यहाँ पे खरपतवार नियंत्रण का दूसरा दौर चल रहा है। सर, जो पहले दौर में जो दिखाई पड़ा कि हमें इधर को शायद ट्रैक्टर हमने चल चुका है। 7 फुट की डायरेक्शन में, जहाँ चौड़ी डायरेक्शन है उसको हम पहले हैंडल करते हैं। इस खेत की मिट्टी उससे थोड़ी सी कॉम्पैक्ट ज़्यादा है, तो कॉम्पैक्शन की वजह से यहाँ पे अभी रिकवरी स्लो है, मगर थोड़े दिनों में ये उसको पछाड़ देगा। तो खेती में जो मैकेनाइजेशन है, जो मशीनीकरण, और ख़ास में जो कुछ नाप तोल के जो क्योंकि बेड नाप तोल बनाए गए हैं, पौधे से पौधे दूरी बहुत ही कहते हैं ना स्केल पे नापी गई। इसी का फ़ायदा ये है कि जब दोनों तरफ से ये रोटावेटर चल जाता है, ट्रैक्टर निकल जाता है, तो आपके पास सिर्फ 1 फीट के आसपास, मतलब सेंटर से 1 फीट, मतलब 2 बाई 2 की जगह बचती है जो आपको हैंडल हाथ से करनी होती ये है। आपको दिखाने के लिए ट्रैक्टर रुकवाया कि एक ट्रैक्टर देखिए दूसरा ट्रैक्टर चल रहा है और पहले इस साइड को निकल चुका है, यहाँ पे अब निकाला जा रहा है। और आप देखो यहाँ पे खरपतवार मुश्किल से 1-2 बचे हैं। ये 7 फुट की डायरेक्शन थी जी, जिसमें बेड बनी हुई है। 7 फुट की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम 1 मीटर से 1 मीटर खुरपी 20 लगा दो इसमें। सेंटीमीटर। देखिए अब ये तीसरा जो काम हो गया, अब जो ये काम हो गया कि एक पर्सन जो भी है हमारा मैनुअल लेबर से इन्होंने बस काम कर दिया बस। जी जी, अब ये थाले को महीन करना है, मिट्टी को महीन करना है। पहले 2 बार हो चुकी है, जो कसर रह गई है वो अब होगी, और फिर गोबर पड़ के फिर मिक्स होगा। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि आप कम काम बचेगा, तो फिर लेबर के पास वो दिन में 100, 200, 400 पौधे कम से कम जी, निपटा ही आपका देगा। खर्चे कम हो जाएंगे। चलिए भैया आप जाइए। नियम है कि वो कब बंच जो है काटा जाए, तो सर बताएंगे। सर बताइए कि क्या हमको ध्यान रखना, कैसे हम जाने कि केला हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जी। केला काटने का, वो ये है कि जो दूसरा हाथ हमारा हैंड है, उसकी जो आउटर वूल, मतलब बाहर के जो केले के 2 लाइनें होती हैं, एक अंदरूनी एक बाहरी। इस बाहरी केले की जो बीच वाला केला है उसको ये 32 mm की, आप 32 पढ़ रहे हैं जो, ये 32 का मतलब है 32 mm की मोटान जब हो जाएगी तो नीचे वाला भी हमारा केला 29 के करीब होगा। और यहाँ की जलवायु में बेस्ट जो कटाई होती है, जब 32 पे हम बांध देते हैं एक मार्कर, 3 से 4 दिन के अंदर कट पाता है, क्योंकि तुरंत तो कट नहीं पाता है। तो हमें भी पता हो जाती है गिनती कितनी है और हमें कितनी गाड़ी चाहिए। उसी हिसाब से ये हम 32 पे बांध के बगीचे को अपने पास नंबरिंग कर लेते हैं, और 32 mm बंध के 33 तक के कोशिश होती है कि 33 आने तक के ये कट कर चला जाए। अगर हम इसको 34, 35, 36 mm ले जाएंगे, देखने में तो वज़न आपका बढ़ेगा, फलियाँ बहुत अच्छी लगेंगी, परंतु ये पीछे से चिटकने लगेंगी। अभी आप देखिए इनकी धारियाँ बनी हुई हैं, तब ये धारियाँ कम हो जाएंगी। हमारे किसान भाई जो अभी जानकार नहीं हैं, वो वज़न बढ़ाने के चक्कर में केले को ज़रूरत से ज़्यादा मोटा कर लेते हैं। जब हम मोटा करते हैं तो जो उसकी खाल है, जो इसकी आपका पील है, वो कमज़ोर हो जाता है, तो रास्ते में और पकने के बाद में वो फटने लगता है। जब फटेगा तो आप वो केला ठेले पे नहीं खरीदेंगे, तो एक तरह से वो आपको कम पैसे देता है। दूसरी चीज़, जब तक केले में सीधापन रहेगा तब तक लंबा दिखेगा। जैसे जैसे केला आपका मोटा होता जाएगा वैसे वैसे वो बनाना की तरह से कर्व होता जाएगा। जितना कर्व होगा उसकी लंबाई आपको कम अपेक्षाकृत दिखेगी, और रेट भी कम हो जाएगा। आप केवल वज़न पाओगे कि वज़न ज़्यादा है, मगर उसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो पुअर हो जाएगी। ऐसा केला लोकल मंडियों तक ही सीमित रह जाता है। नॉर्थ इंडिया, स्पेशली NCR रीजन, दिल्ली के आसपास, जहाँ पे बेस्ट ऑफ द वेरी बेस्ट चीज़ बिकती है, वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो सर इसका बंच कितना तक आता है? जब आप इस तरह से उसको करते तो आप कितनी फिंगर लेते हैं? ये इसका एक नियम है कि केला फूटा किस समय है। अमूमन अगर आपका बेस्ट ऑफ द वेरी बेस्ट फल आता है वो 15 मई के बाद, जिनमें फूल आते हैं, और उसमें आता है। तो जो 15 मई के बाद, केले को गोल करने के लिए कोई दवा नहीं है, ये नेचर करती है, प्रकृति करती है। उसका एक बहुत आसान नियम है कि डे एंड नाइट मीन टेम्परेचर 14 डिग्री जब आएगा तो केले का मेटाबॉलिज्म ज़ीरो होता है, मतलब उसमें एडिशन नहीं होगा। 14 के ऊपर जितने डिग्रीज़ होंगे तब इसमें ये मोटापन आएगा।
और हमें केले को पूर्णतया मोटा करने के लिए हमारी झोली में 950 से 1050 डिग्री चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास दिन और रात का तापमान 24 डिग्री का है तो हमारे पास 10 डिग्री रोज़ आ रहे हैं, तो 90 दिन में 900 डिग्री हमारे जेब में आएंगे। तो केला हमारा 95 दिन के आसपास करीब ये कटने वाला होगा फूल आने के बाद। मगर अगर ये 26 डिग्री के बजाय 28 डिग्री आ रहे हैं, 24 डिग्री आ रहे हैं, तो हमारे तापमान 12 डिग्री रोज़ जेब में आ रहे हैं। तो 12 डिवाइडेड बाई 1000 या 950 से आप करेंगे तो 80 दिन में हो जाएगा। आप औसत देखें कि अगर 15 मई से 25 जून के बीच में केला आपका फूटता है तो उसके बाद जुलाई और अगस्त के महीने में या 15 सितंबर तक तापमान जो रहता है एवरेज, वो 31 डिग्री से और 29 डिग्री के बीच रहता है, 28 डिग्री के बीच रहता है। कहने का अर्थ ये, अगर हम ये मान लें कि अगर हमारे पास 28 डिग्री तापमान रहा तो 14 डिग्री रोज़ जेब में आ रहे हैं, तो 14 सत्ते 98, लगभग 75 से 80 दिन में आपकी ये कटने की अवस्था आ जाएगी। फिर ये चीज़ है कि जब मई में या शुरुआत में केला फलता है तो नंबर ऑफ़ हैंड्स तो बढ़ जाते हैं परंतु साइज़ छोटा हो जाता है। तो हम ये हैंड्स को नीचे से कम करते हैं ताकि हमारे ऊपर के हैंड्स लंबे बने। उस केस में हम 10 पंजे से 11 पंजे के बीच में केले को रखते हैं, 11 से ऊपर नॉर्मली नहीं जाने देते हैं। जी जी। और यही जो वेरिएशन है जो आपने टेम्परेचर का बताया, यही शायद वजह है कि सोलापुर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जलगांव हो गया, बुरहानपुर हो गया। जब आप देखते होगे ना बहुत सारे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे गर्मियों के दिनों की संख्या ज़्यादा है, टेम्परेचर हाई रहता है वहाँ पे, इसी वजह से वहाँ जल्दी पे मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम हो जाती है। वो 11 महीने में लेते हैं। सारा खेल तो एक ही एनर्जी सोर्स मात्र सूर्य देवता हैं, उनके चलाए से चलना है। आप अपना भ्रम दूर कर दीजिए किसान भाई कि मुझे कोई अमुक दवा डालने से ये मोटा हो जाएगा, कतई नहीं होगा। आपके जेब के पैसे जाएंगे केवल। ये आज ही न्यूज पोर्टली के ग्रुप में किसान ने पूछा कि फलों का जो साइज है वो कैसे बढ़ाया जाए, क्या डाला जाए, तो कई सारे लोग उसमें केले के फल का साइज बढ़ाने का मेन तरीका ये है कि जो फल में मेन भोजन ऊपर से नीचे माँ दे रही है वो तो हर बच्चे को पालना चाहती है। अगर ऊपर वाला पहले एक छपट लेता है तो नीचे के फल छोटे रह जाते हैं। अगर आप नीचे के फलों की संख्या थोड़ी घटा लेंगे तो वजन घार का नहीं घटेगा, ऊपर के हैंड्स कम हो जाएंगे, हत्थे कम हो जाएंगे, लंबाई बढ़ जाएगी। फैमिली प्लानिंग होगी तो बच्चों को अच्छा जीवन मिलेगा। अच्छा जीवन मिलेगा। सिंपल चीज़ ये है। तो आपको चाहिए ये कि अगर लेट फल आया है तो आपके देखिए 16 पंजे 15 पंजे निकलेंगे भी नहीं, तब आपके 12 11 13 निकलेंगे। आप वहाँ पे, मेरा एक नियम है कि अगर 15 मई से 15 जून है तो 11 पंजे से ऊपर नहीं रखना है। हर 15 दिन के बाद एक एक पंजा हम घटाते जाएंगे। और अगर जुलाई में फल आ रहा है जिसका पंजा हम नॉर्मल 3 हफ्ते से 4 हफ्ते बाद तोड़ पाते हैं, क्योंकि 14 दिन ले लेता है पूरा खिलने में ही, उसके अगले 10 दिन से 12 दिन में ये जगह कड़ी होती है। जब हम तोड़ते हैं, नहीं तोड़ेंगे तो ये सड़न आ जाएगी नीचे से। फिर हम ये एक एक सिंक छोड़ देते हैं। आप देखिएगा सब में ये यहाँ 3 हत्थे तोड़े गए हैं, इसमें से 1 2 और ये तीसरा हत्था है। ये 3 हत्थे तोड़ने से क्या होता है कि आपका हर एक में आप देखेंगे टूटा हुआ है कि ये जो भोजन है एक रखा हुआ है इसलिए कि माँ यहाँ तक भोजन भेजे। जब खाने वाला नहीं मिलता है तो ये उल्टा लौटता है, तो उल्टा लौटने से ये नीचे की भी हत्थे अपेक्षाकृत बेहतर हो जाते हैं। अन्यथा जो है अगर आप बहुत सारे हत्थे छोड़ देंगे तो बिल्कुल बोतली केला बन जाएगा, वी की शक्ल में हो जाएगा, जबकि सिलेंड्रिकल शक्ल होनी चाहिए। कुछ तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेन कौन सा है। जो हनन साहब का स्ट्रेन है, जो इसराइल का ओरिजिनल स्ट्रेन है, वो सिलेंड्रिकल है, उसमें नंबर ऑफ़ हैंड्स कम आते हैं। मगर उनका केले में ए ग्रेड केला जिसकी हम लंबान मानते हैं कि 19 सेंटीमीटर से ऊपर होगी, वो मैंने 89 से 91% भी पाया है। जबकि जैन के केले में ऊपर के 3 हैंड तो बहुत बड़े आते हैं और नंबर ऑफ़ हैंड इसमें ज़्यादा आने की वजह से इसकी शक्ल वी की शक्ल में है। इसका सुधार एक ही तरह से आप कर सकते हैं कि आप नीचे के हैंड घटा दें, ताकि बाकी जो ऊपर हैं वो स्वस्थ रहें, वो स्वस्थ रहें। अच्छा सर, मैं क्योंकि हम फल के पास खड़े, मैंने देखा है कि बहुत जगहों पे लोग इस पे क्रॉप कवर लगाते हैं, लेकिन आपने ना कोई कवर भी नहीं लगाया है, बावजूद इसमें कोई दाग धब्बे नहीं हैं। देखिए, इसके लिए बनाना बीटल का कंट्रोल बहुत इफ़ेक्टिवली करना पड़ता है। मार्च में यहाँ की जलवायु में आपको एक स्प्रे उसको कंट्रोल करने के लिए करना चाहिए और
मार्च में और अप्रैल में अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो उसके पैदाइश अंडे बच्चों की कंट्रोल आ जाएगी, फिर आपको फसल मैनेजमेंट आसान हो जाएगी। इसके लिए बेस्ट दवा जो मेरे समझ में आई है वो सोलोमन है, और ये आपकी बायर कंपनी की है। और 1 ml दवा सॉलिड 1 लीटर पानी के छिड़काव से आप कंट्रोल कर लेते हैं। नॉर्मली मैं मार्च में 1 स्प्रे, अप्रैल में 1 स्प्रे करता हूँ, मई में 2 स्प्रे होते हैं, जून में 2 स्प्रे होते हैं। जुलाई आने तक के फूल 15 जुलाई तक बचता नहीं है फूटने को, जैसा आप देख रहे हैं बगीचा कट भी चुका है। तो आपके 1 से 2 स्प्रे में बगीचा लिटरली बिल्कुल साफ़ हो जाता है। दूसरी चीज़ है पुत्ती जो नीचे की है उसको काट कर दवा डालिए ताकि कीड़े को बैठने का नीचे मौका ना लगे। जब दवा डालने से पहले काटेंगे तो वो भाग के या तो केले के फल पे आएगा या वहाँ ऊपर पत्तों में जाएगा, वहाँ आपका छिड़काव जा रहा है वहाँ मार लेंगे, नहीं तो आपको दोनों जगह छिड़काव करना पड़ेगा। तो 13 महीने में ये आपके नोट के 13 महीने में ये तराई में बहराइच, उत्तर प्रदेश का जो बहराइच ज़िला जो है यहाँ पे 13 महीने में मैक्सिमम जो है वो हार्वेस्ट हो चुका है केला। और अभी जो और मतलब अलग समय पे लगाई गई क्रॉप थी वो है, दूसरी क्रॉप हमने दिखाया कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं। सर से समझेंगे कि थोड़ा और कैसे आप इसको खासकर जो हमारी जिस तरह की हमारी टोपोग्राफी, जिस तरह की हमारी जलवायु है, जिस तरह हमारे यहाँ एक्सट्रीम वेदर होते हैं, इवेंट्स रहते हैं हमारे यहाँ, कभी सब ट्रॉपिक में है, कभी बारिश ज़्यादा है, कभी गर्मी ज़्यादा है, सर्दी भी हमारे यहाँ था होती है, तो वो कैसे बचा जाए उस पर भी बात करेंगे। क्या खेती में सिर्फ NPK ही वो फर्टिलाइज़र हैं जिनसे आपकी पैदावार आ जाएगी, या कुछ और करना पड़ेगा? और वो बहुत सारे किसान भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देश, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग खेतों में मिले हमें, वो किसान क्यों कहते हैं कि आपकी मिट्टी में दम है तो सब कुछ है। तो ये जो 3 दिन के ड्यूरेशन है, जो कहते हैं ना टाइम पे लपक लेने की बात है, कोई उदाहरण से समझाइए सर हमें, मतलब जैसे कि अभी जो ये आप नया केला लगा देख रहे हैं ये मात्र 18-20 दिन का है, और प्रकृति ने लगाने के बाद पहला मौका दिया कि जब हम उसमें खुरपी लगा सके, तो उस 3 दिन के अंदर में पूरा जोर लगा के जो हमारे एक मज़दूर भाई जो हमारा संग साथ निभाते हैं उनका मैं आभारी हूँ कि मेरे कहने से वो समय से मिले, मुझे आए, और उन्होंने 2 बार खुरपी थाले के पास पेड़ के चारों तरफ लगा करके माटी को नरम किया, और इसी बीच में गोबर जो इकट्ठा किया हुआ रखा है वो ला करके इन पौधों में डाल के मिला दिया जाएगा। गोबर के अंदर में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है। अगर आप एकदम सूखा गोबर डालेंगे तो वो मर चुका है, उसको नमी चाहिए। तो इसलिए गोबर को आप इकट्ठा जो कर रहे हैं उसको साए में रखिए और उसको थोड़ा नम डालिए खेत में, जिसमें उसका वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जीवित रहे। वही तो यहाँ पर दही के जामुन की तरह से आकर के काम करेगा और मिट्टी में जा कर के वो 1 के 100 बनाएगा, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा। जो हम आज राइजोबियम या और तरह तरह के जो आज हमारे आए हैं नमूने, जिनको हम कहते हैं कि हाँ आप ये डालिए खेत में आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, वो सारा कुछ तो आपके गोबर में स्वतः मौजूद है। बरसात के मौसम में जबकि हमारा एक बरसात अधिक होने से, बार बार होने से, जो मिट्टी में आपने गोबर को डाला है भले ही मिलाया है, उसका एक बड़ा भाग हमारा वेस्ट चला जाता है। तो मैंने अपने देखा तजुर्बे में कि अगर हम पहले गोबर डाल दें और केवल खेत में ना डाल के केवल जहाँ प्लांटिंग करनी वहीं डाल दें, तो प्लांट इतना तेज़ चलता है कि उसमें एडवांस फ्रूटिंग आ जाती है। कहने का मतलब कि उसकी लगाम हमारे हाथ से निकल जाती है। अगर वो एडवांस फ्रूट आउट कर जाएगा तो ऐसे मौसम में फ्रूटिंग होगी जिससे कि आपको अच्छे फल नहीं बनेंगे। सो नेचर से आप समझौता करके उसके साथ मिलकर काम करें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। ये नफ़ा की मतलब अलग रेट चलते हैं, हालांकि सब कुछ आप लोगों के हाथ में, फिर भी कितना तक जाता है और आपका अकेला कैसे जा रहा है? अगर थोड़ा हम भाव की बात देखिए, प्रोडक्शन एंड डिमांड सप्लाई के 2 ऐसे पहलू हैं जो कभी जुदा नहीं हो सकते। जब डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन अगर कम होगी तो रेट ऊपर होंगे। अगर प्रोडक्शन कम होगी और ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो आपके रेट कम हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसा कि मैं काम करता हूँ,
उसमें आपकी मौजूदा दौर में जो आती है वो 170 रुपये घार से कम नहीं आती है। अगर हम ये माने कि हमारी एवरेज फसल 25 किलो की है तो 25 सत्ते 175, 7 रुपये किलो ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो अगर किसान साल भर की एक खेती ले रहा है, अगर उसको 5 रुपये किलो ना बचे, 12 रुपये से नीचे अगर बेचेगा तो 50,000 रुपये एकड़ बचेगा 1000 प्लांट पे, मोटी मोटी बात पे, तो उसका कोई मज़ा नहीं रहता है। तो 12 से अगर जब भी ऊपर बिकेगा तो किसान को 2 पैसे बचेंगे। और पिछले 5 सालों में करेक्शन आया है मार्केट में, पहले जैसे रेट्स बहुत डाउन हो जाया करते थे, ऐसा नहीं हुआ है। और केले के औसत भाव 12 से 14 रुपये 15 रुपये तक गए हैं। सो टोटल सेल अगर आपकी 25 किलो प्रोडक्शन कर रहे हैं, 12 रुपये से 14 रुपये किलो का बिक रहा है, 250 क्विंटल प्रोडक्शन आपका आ रहा है, तो आपका प्रोडक्शन 250 क्विंटल का 12 रुपये में 3 लाख का हुआ। आपने 1,70,000 या 2 लाख खर्च किया है तो 1 लाख रुपया जेब में बचने की संभावना आपकी पूरी आती है। अगर ऊपर मिल रहा है तो ये संभावना 1 लाख से बढ़ के 2 लाख भी हो जाती है। वो जो प्रमुख रोग हैं और उनका कैसे हम उनसे देखिए, बचाव बेड कर पे प्लांटिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कॉलर रॉट आपके करीब नहीं आएगा। जब आप प्लेन सरफेस में केला लगाते हैं तो जब पानी बरसता है या पानी लगाते हैं अगस्त सितंबर के महीने में, फर्स्ट हाफ अक्टूबर तक के भी जब आधा इंच पानी पेड़ के तने के आसपास बचता है तो सूरज की गर्मी से तप करके वो 50 से 60 डिग्री गर्म होता है और केले के पत्ते में वो उसके जो स्पोर्स हैं, उसके जो रोम छिद्र हैं, उनके थ्रू सॉइल फंगस प्रविष्ट होती है और जहाँ पे ज़मीन का वो पानी का दायरा उसको छू रहा होता है उस जगह से वो पत्ती जो है वो सड़ जाती है। जो सेंट्रल रोल है उस गर्मी की वजह से सूख के गिर जाता है, जिसको साइंटिस्ट कहते हैं कि कॉलर रॉट की बीमारी हो गई। सारे लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ये दवा डालो, वो दवा डालो, कुछ नहीं होने वाला। नथिंग विल क्योर इट। कोई कहेगा इसको काट के फेंक दो, कतई मत करिएगा। आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, थोड़े दिन बाद नया कल्ला नया से आएगा, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता प्रकृति में। पिछड़ जाएगा वो, मगर ये जो हॉलो सिलेंडर बना हुआ है उसमें से अगर कल्ला आएगा तो वो खड़ा हो जाएगा अपने आप। पत्ते तो बाद में फटेंगे तो उसका दोबारा से नेक बन जाएगा। जब नेक बन जाएगा तब पत्ते बन जाएंगे और चलने लगेगा। दूसरा आता है जब हम प्लेन सरफेस पे लगाते हैं तो इरवेना रॉट आती है इसमें, वो भी एक फंगल डिजीज़ है, होती वो भी सॉइल फंगस से ही है। ये आपको कभी नहीं होगा अगर आप बेड पे लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल आपसे ये विनम्र शब्दों से बताना चाहूँगा कि प्रभु की कृपा है कि पिछले इतने सालों में मेरे पास 1% भी मॉर्टेलिटी नहीं हुई है प्लांट में, और उसका केवल वजह जो है वो बेड प्लांटिंग है। और बेड के लिए मैं दोबारा फिर से जोर दे के कहूँगा, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में बेड बनाइए ताकि तुरंत बेड बने, आपकी घास फूस सारे उस दिन तक के ख़त्म हो जाएं, और शाम के नेक्स्ट हाफ में लेट इवनिंग में प्लांटिंग कीजिए और रात में ही पानी चला दीजिए, जिसमें सींच के पानी खेले को सुबह तक के पहुंच जाए, और एक्सेस वाटर अगर कोई रह गया है तो आप ड्रेन आउट कर दीजिए। 100% आपको प्लांट सरवाइव करेगा, ये गारंटी है मेरी। इसमें एक चीज़ और आती है, कैटरपिलर जैसे धान का है जो आपके आर्मी वर्म के रूप में जाना जाता है, वही कैटरपिलर की भाई बिरादरी इसके पत्ते खाने के लिए 15 सितंबर में आएगी। उसको कंट्रोल करने के लिए आप लार्विन का स्प्रे कर लीजिए, वो कंट्रोल कर देती है। अभी लार्विन बंद कर दी है कंपनी ने। नहीं तो आप सुबह सुबह खेत में टहलिए, हाथ में थोड़ी पतली सी तिल्ली बांस की ले लीजिए और जो पत्तों में कीड़ा बैठा हुआ है उसको निकाल करके और थैली में निकाल के बाहर कर दीजिए। ये तो हाथ का कंट्रोल है, मगर लार्विन या कोई अच्छी इंसेक्टिसाइड, क्योंकि इसके ऊपर एक फिल्म होती है रेशम की कीड़े के ऊपर, जिसकी वजह से उसमें कोई दवा पेनिट्रेट नहीं करती है और वो मरता नहीं है। जैसे मिलीबग आपका शुरू में मर जाता है, बाद में नहीं मरता है।
वैसे ही इसके ऊपर भी होती है। तो वो लार्विन एक दवा थी जो पेनिट्रेट करती थी और मर जाता था, सेंजेंटा की थी। अभी एक दवा शायद डेसिस आई है, वो इसको कंट्रोल कर लेती है। वही 3 कीड़े लगते हैं। बीच में अगर आपको सहजीवी, इसका जो परजीवी कीड़ा है, बनाना बीटल छोटा सा होता है, काले भूरे रंग का, बैंगनी रंग का, अगर आपको वो पत्तों पे दिखता है तो एक स्प्रे आप सॉल्मन 1% मतलब 1 ml दवा 1 लीटर पानी में कर देंगे, उससे निजात मिल जाएगी। और 15 नवंबर से लेके आपको नॉर्मली उस टाइम तक के कोई कीट नहीं आता है, या जैसे लाही के समय पर वो छोटा सा माहू नहीं, भंगरा कीट आता है, जो छोटे छोटे कैटरपिलर होते हैं, वो एक आध पत्तियों में लगेंगे मगर उनका मेनेस नहीं होता है। देखिए, मैं ये मानता हूँ अगर आपको खेत में टहलते में 2 से 3% नुकसान दिख रहा है, आप ओवरलुक कर जाओ, क्योंकि उसको ख़त्म करने में जितना खर्चा लगाओगे वो अनइकनॉमिकल होगा। और कुछ चीज़ें नेचर पे छोड़ दो, वो अपने आप ठीक कर देती है। अगर आपको ज़्यादा दिखता है तभी आप दवा ला लो। इसके अलावा कोई और रोग इसके नहीं? बाद जब हमारी बरसात के मौसम में हमें जैसे दाँत, खाद, खुजली, फंगल बीमारियाँ तंग करती हैं, जब मॉइस्चर और हीट ज़्यादा हो, ऐसे ही केले में 3-4 बीमारियाँ आती हैं। एक तो इसके ऊपर में लट्टू की शक्ल के एक काले धब्बे बनते हैं, जिनको हम देखते हैं और वो सड़न गूदे में पैदा कर देते हैं, जिसको काफ़ी अक्सर बड़ा भयावह होता है। अगर एक भी खेत में दिखाई पड़ जाए तो कोई व्यापारी जाता नहीं उस खेत में। उसका दुखी क्या है कि वो केला अभी हमारा मैच्योर भी नहीं होता, 50% मैच्योरिटी पर ही वो पकने लगता है, या वो ओवर मैच्योर केला जितने मैच्योर जैसे हो रहा होता उस केले पे वो आ जाता है। उसको करने के लिए एमिस्टार टॉप 0.75 पर ml का स्प्रे अगर आप करते रहेंगे तो वो बचा रहेगा। ये कब करना होता है? ये आपको फूल आने के 45 दिन बाद से और 75 दिन तक के स्प्रे आपको कंटिन्यू करने पड़ेंगे, 12-12 दिन के अंतराल पे मिनिमम 2 से 3 स्प्रे। अगर आपको कुछ लगता है तो? जो लगे ना लगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन एनीथिंग, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन प्रिवेंशन। एक ये आता है और एक आता है आई की शक्ल के निशान होते हैं भूरे या काले रंग के, वो भी एक फंगल है, वो आता है। तीसरा थ्रिप्स आते हैं, जो कि हमारे फूल का जो वो पार्ट है जिसको लोग तोड़ने में देर करते हैं, वहाँ रहते हैं, और वहाँ से निकल के जो पतली नरम फलियाँ होती हैं उस पर वो चूसते हैं। तो जैसे मच्छर काट के आपको उसके दाने उभार देता है, वैसे अगर आप फली को हाथ से छुएंगे तो आपको वो निडल की तरह से देगा, वो उसके अपीयरेंस को बिगाड़ देता है। तो उसमें भी आपकी सॉल्मन या इमिडाक्लोप्रिड जो है वो बहुत कामयाब होते हैं। दोनों में से कोई भी आप चुन लें, आपको उससे भी निजात मिलेगा। और फूल को समय से, जो उसको हार्ट है, बेल है, उसको आप तोड़ते रहिए, केले से कमाते रहिए, केले से आपको सुख मिलेगा। ये मेरे पास करीब 1070-1080 पौधा एकड़ में आता है, और फिर भी देखिए जो उपज है वो 250 क्विंटल पहुंच जाती है। आपके सामने आज इन्होंने तौला 34, 30, 28, 29 की घारे हैं। ऐसे बंच बैठे। इस तरह से बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे ही घारों का वजन लेते रहिए और हम लोगों को सिखाते रहिए। देखिए, तो नेचर देती। मैंने तो एक चीज़ साफ जानी है कि काम करना मेरे हाथ में है, फल तो प्रभु के हाथ में है, किसी और के हाथ में है। मुझे मालूम है कि अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो ज़रूर प्रभु मेरी बरकत करेंगे, और कर ही रहे हैं वो।